हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम इग्नू फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की बुक दैट इज़ BHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू सेंचुरी 300 का सेकेंड यूनिट कवर करेंगे। दैट इज़ आर्कियोलॉजी एज अ सोर्स एंड प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट। एंड ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का 4th पार्ट है जिसमें हम प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट थे। और ये जो प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है इसमें आपके जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जितने भी साइट्स प्रेजेंट थे उन सब के बारे में हम जानेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले भीमबेटका का आया है। तो देखो भीमबेटका के बारे में हम जानते हैं। भीमबेटका एक्चुअली लोकेटेड कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के रीजन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये वाला जो पोर्शन है ये इस इलाके में भीमबेटका लोकेटेड है। ये करीबन भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। VS फकांकर 1957 में उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। भीमबेटका एक्चुअली एक पूरा बोला जा सके कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। करीबन 700 केव्स का वो पूरा कॉम्प्लेक्स है। और ये जो विंध्यान हिल्स है, पास में ही विंध्यान हिल्स है, उसके पास में ये पूरा भीमबेटका का रॉक शेल्टर जो है वो प्रेजेंट है। 10 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सकवेशन है, जो भी एक्सकवेशन हुई है भीमबेटका में, यहाँ पे हमें पेलियोलिथिक एज से लेकर के मेसोलिथिक एज तक जितनी भी टाइम पीरियड था उन सब की जो एविडेंसेस है वो हमें मिली है। मतलब पेलियोलिथिक एज के लोग थे वो भी इसमें रहे हैं, फिर मेसोलिथिक एज के जो लोग थे वो भी इसमें रहे हैं। तो ये सारे एविडेंसेस हमें वहाँ पे देखने को मिली है। बहुत सारे जो ह्यूमन प्रेजेंस है और जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे होती रही थी। देखा जाए तो जितने भी हिस्टोरिकल फेजेस रहे हैं भीमबेटका के रॉक शेल्टर में, मतलब पेलियोलिथिक एज के जो लोग यहाँ पे रहे, फिर मेसोलिथिक एज के जो लोग यहाँ पे रहे, तो मेसोलिथिक पीरियड को बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। वो ऐसे कि जो भीमबेटका का जो रॉक शेल्टर था वहाँ पे माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री का बहुत यूज़ हुआ है ना। लोगों ने रॉक शेल्टर को जो पत्थर से काटा है, जो माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री थी, जो नए तरीके के जो उस समय जितने भी टूल्स बने थे मेसोलिथिक एज में, जो छोटे तरीके के जो टूल्स है जो बहुत ही महीन होते थे, जिस तरीके का ये जो देखो ये पूरा जो है ये पूरे माइक्रोलिथिक टूल्स थे जो कि मेसोलिथिक एज में बने थे। तो इन टूल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था उस समय और बहुत ज़्यादा रॉक आर्ट बनाया गया था। और ये जो पेंटिंग्स थी, ये पेंटिंग्स रेड कलर में, वाइट कलर में, येलो कलर में, ग्रीन कलर में, देखो ये पूरी जो पेंटिंग्स है ये भीमबेटका की पेंटिंग्स है। सिर्फ रेड, वाइट, ग्रीन, येलो कलर की कलर्स का यूज़ किया जाता था। और ये ऐसे कलर्स थे जो कि आज भी सरवाइव कर रहे हैं। आज से करीबन कितने सालों पहले पेलियोलिथिक एज का, मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड था और आज भी ये सरवाइव कर रहे हैं। तो उस समय के लोगों ने इतने अच्छे तरीके से इसे बनाया था। यहाँ पे जो पेंटिंग्स है भीमबेटका की वो बहुत सारा चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि जो हो गया नेचुरलिस्टिक चीज़ें, फिगरेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एंड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ सीन्स सच एज। देखो जो भीमबेटका की पेंटिंग है उसमें हमें क्या क्या सीन्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे ये बताया गया। हंटिंग, लोग शिकार कर रहे हैं। ठीक है, फिशिंग, लोग फिशिंग कर रहे हैं। हनी कलेक्शन, मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाले। डांसिंग, लोग ग्रुप बना करके डांस करें। और यहाँ पे शैमनिज्म का भी जो सीन है वो भी दिखाया है। शैमनिज्म एक तरीके का आपका रिलीजन है जो लोग फॉलो करते हैं, जैसे शक्तिज्म हुआ, वैष्णविज्म हुआ, वैसे शैमनिज्म है। तो भीमबेटका में लोग जो भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स है उसमें इसका भी जो सीन है वो भी दिखाया गया है। भीमबेटका में जो मेसोलिथिक पीरियड देखा गया है वो करीबन 7th मिलेनियम BC का है। ठीक है, एंड ये जो भीमबेटका का साइट है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया 2003 में। ओके, नाउ अब हम देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ हमारा जो दूसरा टॉपिक है मेहरगढ़। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहरगढ़ एक बहुत ही पुराना विलेज सेटलमेंट है। अब ये लोकेटेड कहाँ है ध्यान से देखो। ठीक है, ये आज के पाकिस्तान में ये लोकेटेड है, बट उस टाइम में ये इंडिया में था। तो ये जो मेहरगढ़ है ये बालूचिस्तान के पास है। ठीक है, जो बोलन वैली है ये कच्छ के नदन पार्ट में है।
ये वाला जो पोर्शन है, ये मैप देखो, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान का है। ये है आपका मेहरगढ़ का लोकेशन। तो यहाँ पे मेहरगढ़ स्थित है। ये जो मेहरगढ़ है ये करीबन 200 हेक्टेयर में पूरा फैला हुआ है। मेहरगढ़ में आपको बहुत सारे एजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि नियोलिथिक हो गया, चालकोलिथिक हो गया, और उसके बाद के बाकी पीरियड्स भी। मेहरगढ़ में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशनल लेवल्स भी देखने को मिले। हर एक पीरियड में हमें डिफरेंट ऑक्यूपेशन देखने को मिला। पीरियड 1 एंड पीरियड 2 जो मेहरगढ़ का स्टार्ट हुआ था वो न्यूलिथिक एज से स्टार्ट हुआ था, एंड फिर बाद में ये चालकोलिथिक एज और जो बाद के जो एज आई ये उसमें प्रेजेंट था। तो ये जो मेहरगढ़ का जो बिगनिंग था ये का 8th मिलेनियम BC में स्टार्ट हुआ था यहाँ, ठीक है। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में का जो लोकेशन है, जो यहाँ के लोग थे जो वो क्या करते थे, वो छोटे छोटे रेक्टेंगुलर रूम्स बना करके रहते थे मड ब्रिक्स का, ठीक है, जो मिट्टी के जो ईंटें होते उसमें बना करके रहते थे। और अगर स्टोन टूल्स का देखा जाए तो यहाँ पे आपको पॉलिश्ड टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। पॉलिश्ड जो एक्सेस होते थे, कुल्हाड़ी वगैरह, और ब्लेड बेस्ड जो माइक्रोलिथिक टूल्स थे, मतलब जो माइक्रोलिथिक एज का टूल्स था, जो बहुत ही मेन टूल्स जाते थे ब्लेड तरीके का, वो भी यहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेंगे। ग्राइंडिंग स्टोन्स वगैरह कि, ठीक है, बोन टूल्स वगैरह जैसे कि ऑल हो गया, नीडल्स हो गया, ये भी हमें मेहरगढ़ में देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो टूल्स जितने हैं ये सब हमें मेहरगढ़ में देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि जो ब्यूरल्स होते थे, जो दफन किया जाता था लाशों को, उस पर भी कुछ कुछ रिचुअल्स होते थे, जैसे कि लाशों को कुछ गुड्स के साथ, मतलब उसको किसी वस्तुओं के साथ उसको दफन किया जाता था। उस तरीके से ज़मीन में गड्ढे किए जाते थे, एंड फिर उसको कवर किया जाता था मड ब्रिक से, वो पूरा सील किया जाता था मड ब्रिक से। और जो बॉडी होती थी, जो भी लाश होती थी, उसको वो रेड कलर से पूरा उसको कवर करते थे। वो एक तरीके का मान्यता होगा उस टाइम पीरियड का, ठीक है। और जो गुड्स इसमें हमें देखने को मिलते थे लाशों के साथ, जो गुड्स दफनाए जाते थे, वो जैसे कि हो गया आपका ब्यूटीमेन लिन बास्केट के ऊपर पूरा ब्यूटीमेन का कवर, जैसे कि ये वाला बास्केट, ये पे देख रहे हो, पूरा ब्यूटीमेन का कवर किया गया है, ठीक है। कॉपर और शेल बीट्स, जो जो माले होते थे कॉपर और शेल के, वो सब हमें देखने को मिलते थे इस तरीके का। कुछ जो स्केलेटन से, कुछ जो कंकाल हमें मिले हैं इस सारे ब्यूरल्स में, उसमें हमें देखने को मिला है कि कुछ उन सारे कंकाल में हमें हेड बैंड्स भी देखने को मिले, जो सर पे बांधने वाला जो बैंड होता है वो भी देखने को मिला, है ना। कुछ कमर के ऑर्नामेंट्स मिले हमें बहुत सुंदर सुंदर शेल बीड्स का, और कुछ नेकलेसेस भी हमें देखने को मिले। टॉर्कोइज और लैपिस लजुली बीड्स भी हमें देखने को मिला, जो कि माना जाता है ऐसा कि वो नदर्न बालूचिस्तान और अफ़गानिस्तान से लाया जाता होगा। तो देख रहे हो उस समय क्या है कि ट्रैवल भी लोग करते थे, उस समय ट्रेड भी होता था, एक्सचेंज भी होती थी चीज़ें, ठीक है। ये जो शेल थी, जो शेल बीड्स जो लोग पहनते थे, ठीक है, ये इस तरीके की जो मालाएं थी, ये जो शेल थे, ये हमें क्या देखने को मिलती है, ये जो शेल है ये मकरान कोस्ट से ओरिजिनेट होती थी। ये मकरान कोस्ट, ये जो मेहरगढ़ का जो एरिया है वहाँ से करीबन 500 किलोमीटर दूरी पे ये इस वाले जगह पे ये मकरान कोस्ट है, वहाँ से ये शेल्स लाए जाते थे और फिर उसकी मालाएँ बना जाती थी। तो उस टाइम पीरियड में भी, बहुत पुराने टाइम पीरियड में भी, जो एक्सचेंज नेटवर्क था वो इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब देखो ये जो मेहरगढ़ का जो साइट था, इसमें हमें हंटिंग गैदरिंग से लेकर के डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सब देखने को मिले। मतलब जो इंसान थे वो हंटिंग गैदरिंग भी करते थे, इसके कुछ पीरियड्स में लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, उसके बाद जो आने वाले लोग थे वो क्या करने लगे, जानवरों को पालने भी लगे। फिर उसके बाद आने वाले जो लोग थे वो क्या करने लगे, एग्रीकल्चर, खेती किसानी भी करने लगे। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ थी वो देखने को मिली हमारे जो मेहरगढ़ के जो साइट है वहाँ पे। इस साइट में हमें बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो प्लांट्स के जो रिमेन्स थे, जो बचे कुछ अवशेष थे पौधे के, वो हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ हमें डिफरेंट तरीके के जो स्टोन टूल्स थे, जो कि हार्वेस्टिंग के लिए, खेती किसानी के लिए काम आते थे, वो भी हमें देखने को मिले। और इन सारे जो स्टोन टूल्स थे ये एक्चुअली बिट्यूमेन से बने, बिट्यूमेन से कवर्ड किए गए थे, ठीक है। जिस तरीके से देखो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो एनिमल रिमेन्स था न्यूलिथिक पीरियड में, ये हमें ये बताता है कि किस तरीके से जो इंसान, जो मनुष्य थे, वो हंटिंग गैदरिंग से कहाँ पहुँचे, एनिमल डोमेस्टिकेशन में। मतलब वो पहले सिर्फ शिकार करते थे, फिर वो क्या करने लगे, पशुपालन करने लगे। तो ये वाला जो पीरियड है मेहरगढ़ में हमें ये देखने को मिलता है, ओके ना। अब देखो इसके बाद यहाँ पे एक मेहरगढ़ का साइट दिया गया है। ये देखो ये एक मेहरगढ़ का साइट है,
जो कि आज के डेट के पाकिस्तान में प्रेजेंट है। तो अब हम जो नेक्स्ट है वो देखते हैं हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा क्या है, देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सबसे पहली साइट थी जिसको ढूंढा गया था वो हमारा हड़प्पा था। इसीलिए इसका नाम इस पूरे जो सिविलाइजेशन था जिसमें बहुत सारी डिफरेंट साइट्स है सबको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला गया। ये आज के डेट के पाकिस्तान में प्रेजेंट है। पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। देखो ये वाला जो एरिया है मैप में, यहाँ पे हड़प्पा लोकेटेड है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये सबसे पहला साइट है जिसको कि एक्सकवेट किया गया था 1920 में, ठीक है। और ये जो सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये इसके बाद ही रखा गया इसका नाम। ये जो एरिया है टोटल हड़प्पा साइट का, वो करीबन 150 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। रावी नदी के किनारे ये पहले था, बट अब रावी नदी यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर दूर बहती है। होगा कुछ नदी में चेंजेस आए होंगे। अब देखो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन ये जो हड़प्पा साइट था, यहाँ पे घर किस तरीके से बने हुए थे। सिविलाइजेशन में डिफरेंट तरीके से घर बने थे, हर चीज़ें वहाँ पे बनी थी, है ना। ड्रेनेज सिस्टम था, लोग वहाँ पे फसलें इकट्ठा करते थे, व्यापार करते थे, तो हर चीज़ें हमें देखने को मिलती सिविलाइजेशन में। तो जो हड़प्पा साइट था, वहाँ पे दो तरीके से ना लोग घर बनाते थे। एक था सिटाडेल और दूसरा था लोअर टाउन। सिटाडेल मतलब सपोज कर लो इस तरीके से, ये है जो शहर का ऊपरी भाग है, ठीक है, जहाँ पे जो रईस लोग होते थे जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था वो यहाँ पे रहते थे, जिसको सिटाडेल बोला जाता था। और इसके जो नीचे लोअर पार्ट में जो लोग बाकी जो बचे कुचे रहते थे वो क्या होते थे, लोअर टाउन के लोग कहलाते थे, जो कि नॉर्मल आम लोग होते थे। जिस तरीके से हम देखते हैं एंशियंट टाइम में जो राजा महाराजा थे उनकी महलें क्या ऊंचाई पे ऐसे बनी रहती थी, ठीक है। और जो गांव वाले होते थे वो ऐसे क्या नीचे रहते थे, थोड़ी प्लेन एरिया में रहते थे। तो इस तरीके से हड़प्पा साइट में भी इस तरीके से बना था। ये जो ऊंचाई जगह थी उसको सिटाडेल बोला जाता है, एंड जो लोअर वाला पार्ट है उसको लोअर टाउन बोला जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से लोग रहते थे। और यहाँ पे क्या होता था, एक तरीके का ना सराउंडिंग होता था, किस तरीके से, मड ब्रिक का। जो सिटाडेल होता था उसको पूरी तरीके से सराउंड किया जाता था मड ब्रिक के दीवार से, है ना, ईंटों से सराउंड किया जाता था। और इसमें लार्ज टावर्स बनाए जाते थे, है ना, गेटवे बनाया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से जो पूरा जो साइट था, जो शहर था, वो बसाया गया था दो भागों में। ओके, यहाँ पे हमें ग्रेनरी देखने को मिलती है। ग्रेनरी मतलब जहाँ पे अनाज को इकट्ठा किया जाता है। एक ग्रेनरी बनाया गया था जिसमें अनाज को रखा जाता था। और ये कहाँ पे था, ये सिटाडेल पे था। जो ऊंचाई वाला एरिया था ये वहाँ पे बनाया हुआ था, ठीक है। जो लोअर पार्ट था, जो लोअर टाउन था, वहाँ पे हमें बहुत सारे वर्कशॉप्स देखने को मिलती है, जिसमें कि कॉपर का, शेल का और भी बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे वहाँ पे बनते थे। लोग उसको खरीदते होंगे, उसका व्यापार करते होंगे। जो लोअर टाउन था वहाँ पे घर होती थी, छोटी मोटी घर होती थी, ड्रेन सिस्टम होता था, बाथिंग प्लेटफॉर्म होता था, लोग नहाते थे, नहाने के लिए भी अलग से बनाया गया था रूम वगैरह, ठीक है। तो ये था हड़प्पा साइट का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखो क्या बताया गया, हड़प्पा में दो तरीके की सिमेट्रीज भी थी। जब लोग मरते थे ना तो वहाँ पे दो तरीके की सिमेट्रीज थी, एक सिमेट्री H और दूसरा R37। ये सिटाडेल के साउथ में प्रेजेंट था। सिटाडेल मतलब जो ऊंचाई वाला भाग था ना, उसके साउथ में ये प्रेजेंट था। सिमेट्री H एंड R37 ये एक्चुअली सिमेट्रीज के नाम है। जब हड़प्पा को हम पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हड़प्पा साइट में, तो वहाँ देखेंगे हर एक जगह का एक नाम दिया गया है। जैसे कि ग्रेनरी का नाम क्या है, माउंट F दिया गया था, वहाँ पर ये ग्रेनरी प्रेजेंट थी। ओके, यहाँ पे हड़प्पा साइट दिखाया गया है हमें। यहाँ पे देखो हड़प्पा साइट की इमेज है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा मोहनजोदाड़ो, ठीक है। ये जो मोहनजोदाड़ो का जो साइट है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइट है, सबसे बड़ा साइट है, ठीक है। ये 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। आज की डेट के पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। इंदस नदी से 5 किलोमीटर दूर ये है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में इंदस नदी बहती है, ठीक है। यहाँ पे भी दो तरीके से लोग शहर बनाए थे, एक सिटाडेल, एक लोअर टाउन, एक ऊंचाई वाला जगह, एक निचला जगह, ठीक है। सिटाडेल जो था वो आर्टिफिशियल मड पे बनाया गया था, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म था, करीबन 400 गुना 200 मीटर में ये फैला था। मतलब ये करीबन 8000 मीटर स्क्वायर में ये पूरा फैला हुआ था सिटाडेल, जो ऊपर वाला पार्ट था, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर बना था वो था ग्रेट बाथ का। अगर आपसे कोई भी पूछे कि ग्रेट बाथ कहाँ बना था, तो मोहनजोदाड़ो में। जो हमने मोहनजोदाड़ो की जो मूवी देखी है, जो ऋतिक रोशन और
एक्ट्रेस की जो मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, उसमें ग्रेट बात को दिखाया गया। वो जो सॉन्ग प्ले होता है एक कोई सॉन्ग रहता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली ग्रेट बात के अराउंड में वो सॉन्ग गाया गया। ठीक है, आप लोगों ने जिसने भी देखा होगा मोहनजोदाड़ो की मूवी, उनको मालूम होगा। आप देखना ज़रूर मोहनजोदाड़ो की मूवी। ये वाला देखो, ये जो इमेज है ये एक्चुअली ग्रेट बात का इमेज है। तो ये हमारे मोहनजोदाड़ो में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट बात का कंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये 14.5 मीटर लंबा था। ठीक है, 7 मीटर वाइड था और 2.5 मीटर डीप था, गहरा था। और भी यहाँ पे अदर स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हमारे सिटाडेल में। वो क्या था, ग्रेनरी जहाँ पे अनाज रखा जाता था। कॉलेज ऑफ प्रीट्स, जहाँ पे पंडितों का जो कॉलेज था, जहाँ पे वो लोग पढ़ाई करते थे या पढ़ाते थे, है ना, वो था। असेंबली हॉल था, जो बड़े बड़े लोग होते थे उनकी असेंबलीज वहाँ पे होती थी। तो ये सब देखने को मिला। और जो लोअर टाउन था, लोअर टाउन भी बहुत अच्छे से सिविलाइज्ड बनाया गया था। मतलब जो 4 वाइडर स्ट्रीट्स थे, इस तरीके से रास्ते आते थे। ठीक है, जो कि आज में हम चौराहा जिसको बोलते हैं, इस तरीके से चौराहा बना था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में लोग इस तरीके से आते थे। यहाँ पे हमें डिफरेंट तरीके के घर देखने को मिले लोअर टाउन में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें मोहनजोदाड़ो में जो फेमस प्रीस्ट किंग का स्टोन स्कल्पचर है, ये वाला जो स्कल्पचर है जो कि बहुत फेमस है, आपको हर हिस्ट्री की बुक में देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर हमें मोहनजोदाड़ो से मिला था। ठीक है, जो लोअर वाला पार्ट था हमारा, लोअर टाउन का जो पार्ट था, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट शॉप्स थे जिसमें कि डिफरेंट तरीके की चीज़ मिलती थी। जैसे कि वहाँ पे बीड मेकिंग होता था, जो मालाएं बनाती थी, पोट्री मेकिंग होता था, मिट्टी के बर्तन, शेल वर्किंग, ठीक है, जो ज्वेलरीज बनाने का काम होता था। ये सारी चीज़ें कहाँ होती थी, लोअर पार्ट में। जो लोअर टाउन था उस एरिया में ये सारी चीज़ें होती थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि मोहनजोदाड़ो के जितने घर थे उन सब में बाथरूम्स अवेलेबल थी। मतलब उस समय के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे अपने हिसाब से कि उन्होंने इस तरीके से अपनी पूरी सिटी का कंस्ट्रक्शन किया था। और साथ साथ मोहनजोदाड़ो में करीबन 700 से ज़्यादा कुएं भी थे, प्रेजेंट थे, जो कि लोगों की जो पानी की ज़रूरत थी वो पूरी करती थी। यहाँ पे देखो, ये है हमारा मोहनजोदाड़ो का साइट। ये है एक्चुअली ग्रेट बात है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये एक्चुअली ग्रेट बात है। देखो, ये इतना गहरा है, ठीक है, इतना चौड़ा है, इतना लंबा है। ठीक है, ये ग्रेट बात का एरिया। और ये जो पूरा ये क्या है, ये पूरा सिटाडेल पे बना है। जो सिटाडेल था, जो हायर पोर्शन था, जहाँ पे हायर अथॉरिटी के लोग जो रहते थे, वो वाला एरिया है ये। ठीक है, धोलावीरा। अब हम देखते हैं धोलावीरा। ये एक और साइट है, हड़प्पन साइट है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो धोलावीरा है वो हमारा खादिर बेट इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात में है। अगर इसे मैप में देखा जाए तो ये रहा आपका गुजरात का मैप और ये रहा आपका रन ऑफ कच्छ का एरिया। यहाँ पे आपका धोलावीरा सिचुएटेड है। ठीक है, ये धोलावीरा करीबन 100 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। कहा जाए तो ये सबसे लार्जेस्ट मैच्योर हड़प्पन साइट्स है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। ठीक है, जैसे कि आपके अदर हड़प्पन साइट्स थे, धोलावीरा में यहाँ पे आपका जो सैंडस्टोन है उसका यूज़ किया गया है। बाकी के जो हड़प्पन साइट्स थे, जैसे कि आपका हड़प्पा हो गया, ठीक है, मोहनजोदाड़ो हो गया, इन सब में क्या किया था, ब्रंट ब्रिक्स का यूज़ किया गया था। वो जो पके हुए ईंटें नहीं होते जिससे आज की डेट में घर बनता है, वो एंशिएंट टाइम में भी लोग उसी तरीके का ब्रंट ब्रिक्स यूज़ करते थे। बट धोलावीरा में सैंडस्टोन का यूज़ किया गया। ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस था, जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, वो सारे सैंडस्टोन से बनाए गए थे। जो प्लान ऑफ सेटलमेंट था धोलावीरा में, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट था। हमने देखा जैसे कि हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में 2 तरीके का सेटलमेंट्स होता था, सिटाडेल और लोअर टाउन्स में। लेकिन धोलावीरा में यहाँ पे 3 डिविजन्स थे सेटलमेंट के अंदर। ठीक है, और ये 3 डिवीज़न क्या थे आपके, केसल बेली, मिडिल टाउन एंड द लोअर टाउन। तो ये जो 3 डिवीज़न्स है, अगर हम इसके बारे में देखें तो ये कैसा था। देखो, धोलावीरा एक्चुअली 2 जो रिवर स्ट्रीम था गुजरात में, वो 2 रिवर स्ट्रीम के बीच में था। सपोज कर लो ये जो रिवर स्ट्रीम है ये आपका मनसार का स्ट्रीम है और ये रिवर स्ट्रीम जो है ये आपका मनहार का रिवर स्ट्रीम है। इसके बीच के एरिया में धोलावीरा सिचुएटेड था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिवीजन्स थे जो धोलावीरा का साइड था। एक हो गया आपका कैसल बेली, एक मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन। लोअर टाउन तो हम सब जानते हैं, लोअर टाउन एक ऐसा रीजन, सपोज कर लो ये वाला जो एरिया है ये आपका लोअर टाउन है। यहाँ पे जो बाकी लोग थे जो कि उतने ज़्यादा मतलब कहा जाए आम जनता जो होती थी वो आपके लोअर टाउन में रहती थी। ठीक है, जो मिडिल टाउन का जो एरिया था, मिडिल टाउन के एरिया में जो सपोज कर लो जो भी
एक तरीके से जो राजा के दरबार में काम करने वाले लोग होते थे, वो उन सब का जो जगह था वो मिडिल टाउन का जगह था। और केसल बेली आप मान सकते हो ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट काम होता होगा, ठीक है, जिस तरीके से जो भी काम आपके किंग से रिलेटेड होंगे या फिर जो भी राज दरबार से रिलेटेड होगा, तो इस तरीके का काम आपके कैसल बेली में होता होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मिडिल टाउन है उसको स्टेडियम और सेरेमोनियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। जो भी बोला, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो भी राजा का काम होता था, ठीक है, वो सारे जगह के लिए आपका मिडिल टाउन का यूज़ किया जाता था। अब साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि जो धोलावीरा का जो एरिया था, जो सेटलमेंट्स था, उसमें बहुत ही अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम था। देखो गुजरात का जो एरिया है ना, यहाँ पे पानी की तो कमी होती है, रन ऑफ कच्छ मेनली में पानी की कमी होती थी। उसके बावजूद जो यहाँ के जो सेटलमेंट थे वहाँ पे जो लोगों ने क्या किया था, एक बहुत ही अच्छा हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम का अप्लाई किया था वहाँ पे। यहाँ पे 2 स्ट्रीम, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मनहार और एक मनसार स्ट्रीम था, ठीक है, पानी का स्रोत था। यहाँ पे धोलावीरा के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे डैम्स बना दिए थे, चैनलाइज वाटर डैम्स बना दिए थे यहाँ पे उन्होंने। और ये ऐसा डैम होता था जो धोलावीरा के अंदर होता था कि अगर पूरे साल भर भी पानी नहीं आता तो इस जगह पे साल भर इंसान वो पानी का यूज़ कर लेते, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से रिजर्वायर बनाए थे और ये जो रिजर्वायर था वो रेक्टेंगुलर शेप में था। ओके, नाउ यहाँ पे आपको 2 इमेज देखने को मिल रही है। एक इमेज जो आपका लेफ्ट वाला है, ये इमेज है टनल एट धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा में एक टनल है, ज़मीन के नीचे का पोर्शन है। और दूसरा क्या है, ये एक मैस्ड वॉल है, ठीक है, इसको पूरे मैश तरीके से बनाया गया। देखिए ऊपर से पूरा कवर किया गया है इसको जालियों से, तो ये एक मैस्ड वेल है, सॉरी कुआं है। ओके, ना धोलावीरा हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा तक्षशिला। देखो तक्षशिला क्या है, आपने कभी नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के रीजन में है, ठीक है, ये बहुत ही एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आके स्टडी करते थे। आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी डिटेल में चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तक्षशिला भी एक तरीके का यूनिवर्सिटी था एंशिएंट टाइम पीरियड में। लोग मेनली तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, इन 3 मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ाई करते थे। बहुत सारे लोग, जैसे कि आपका हो गया आर्यभट्ट हो गए, है ना, डांडी हो गए, और ये बहुत सारे जो बड़े बड़े महान लोग थे वो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के निकले थे। तो हम अब तक्षशिला के बारे में देखते हैं। तक्षशिला आखिर किस एरिया में लोकेटेड है? तो तक्षशिला हमारे पाकिस्तान में, आज का डेट का जो पाकिस्तान है, तक्षशिला वहाँ है। एंशिएंट टाइम में तक्षशिला इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था। अगर लोकेशन में देखा जाए, मैप में देखा जाए, तो ये रहा पाकिस्तान का एरिया एंड ये रहा आपका तक्षशिला। यहाँ पे तक्षशिला सिचुएटेड है। तक्षशिला मेनली आपका इम्पोर्टेंस किस किस जगह पे हमें तक्षशिला का इम्पोर्टेंस देखने को मिल रहा है? हमारे बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल जो लिटरेचर्स थी और जो ग्रेको रोमन टेक्स्ट है, हमें वहाँ पे तक्षशिला का इम्पोर्टेंस देखने को मिल रहा है। तक्षशिला किस तरीके से वर्क करता था एंशिएंट टाइम पीरियड में। ओके, आर्कियोलॉजिकली देखें तो ये सबसे बड़ा एक्सकेवेटेड एंशिएंट साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तक्षशिला सेटलमेंट्स के अंदर हमें 3 सिटीज़ देखने को मिल रही हैं और ये 3 सिटीज़ क्या क्या है आपके? बेर, सिरकप एंड सिरसुक। ये 3 अलग अलग सिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि हमें तक्षशिला में देखने को मिलती है। बेर जो सिटी है ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी है तक्षशिला में। ये करीबन 6th to 5th सेंचुरी BC में स्टार्ट हुआ था, है ना, और ये करीबन 2 सेंचुरी BC तक चला। मौर्यन पीरियड के टाइम पीरियड में जो तक्षशिला का जो प्लान था, जब तक्षशिला बनाने का जो पूरा प्लान था, वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। जो उसका प्लान था तक्षशिला सेटलमेंट्स का, उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। यहाँ पे तक्षशिला में हमें 4 स्ट्रीट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, 5 लेन्स देखने को मिल रहे हैं और हाउसेस देखने को मिल रहे हैं तक्षशिला के एक्सकवेशन में। सिविक प्लानिंग भी की गई थी तक्षशिला में, ठीक है, किस तरीके से सिटीज़ को बनाया जाए वो भी हमें देखने को मिला। जो सेकेंड सेटलमेंट था वो आपका सिरकप का सेटलमेंट था। सिरकप सिटी जो सेकेंड वहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हुई वो आपका 2nd सेंचुरी BC में स्टार्ट हुई। जब ये आपका बेर का जो सिटी का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ उसके बाद आपका सिरकप स्टार्ट हुआ, ठीक है। नाउ ये वाला जो एरिया था, जो सिटी था सिरकप, ये बहुत ज़्यादा ग्रिड प्लानिंग में ऑर्गेनाइज था परफेक्टली। सीधे सीधे सड़कें थे, यहाँ पे स्ट्रेट मेन स्ट्रीट था, ये इसकी खासियत थी। और ये जो सिरकप का सेटलमेंट था ये 4 सेंचुरीज तक चला और ये बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट किया, जैसे कि इंडो ग्रीक,
इंडो ग्रीक एंड शाखा पार्थियंस पीरियड्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। और सबसे लास्ट में जो कुशान्स थे, कुशान रूलर्स थे, उन्होंने सिरसुख सिटी का यहाँ पे सेटलमेंट किया। तो ये पूरा तक्षशिला का हमने देख लिया सेटलमेंट। यहाँ पे जो इमेज है ये एक्चुअली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की इमेज है जो कि जॉलियन में है। ये वर्ल्ड और तक्षशिला वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट साइट है वो है हमारा अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगर मैप में देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश है आपका, और ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में अमरावती ये यहाँ पे लोकेटेड है। सतवाहना जो रूलर थे उनका कैपिटल था धन्याकटका। ठीक है, तो ये इसको मार्क करती है। ये 3rd सेंचुरी BC में फ्लरिश्ड हुआ था और ये 3rd सेंचुरी CE तक चला था। आपका अमरावती में हमें सिटाडेल देखने को मिलता है जो कि ह्यूज मर्ड फोर्टिफिकेशन से पूरा सराउंडेड है। मतलब इसके आसपास पूरा मिट्टी से फोर्टिफिकेशन किला खड़ा किया गया था। ये यहाँ पे बहुत ही मेजर बुद्धिस्ट इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, है ना। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट टाइम के जो लोग थे और जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे वो यहाँ पे आकर के रहते थे। ठीक है, यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे। यहाँ पे सबसे बड़ा आंध्र रीजन का सबसे बड़ा स्तूपा है जिसको कि महाचैत्य बोला गया है। देखो ये इमेज है स्तूपा की, ये सबसे बड़ा स्तूपा है हमारे पूरे आंध्र रीजन में। ठीक है, जो साइट ऑफ स्तूपा है, ये जो साइट है इसका अपना ही एक रिसर्च की हिस्ट्री चल रही है, एक्सकवेशन चल रहा है। और यहाँ के बहुत सारे जो ब्यूटीफुल स्कल्पटेड पैनल्स थे और पिलर्स थे मार्बल के, उसको हटा दिया गया है ना। जो लेट 18th और 19th सेंचुरीज थे उस समय बहुत सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव की गई, है ना। बोल सकते हो यहाँ से पूरा हटा ही दिया गया, लोग लेके ही चले गए। ठीक है, अब आज के डेट में स्तूपा में सिर्फ कुछ ब्रिक स्तूपा बचे हैं और कुछ मार्बल की रेलिंग्स बचे हैं। तो ये अमरावती का साइट था। देखो यहाँ पे इमेजेस दिए गए हैं। ये जो लेफ्ट वाला इमेज है ये एक्चुअली अमरावती स्तूपा रिलीफ है। ठीक है, अमरावती का जो स्तूपा है उसका एक यहाँ पे बनाया गया है। और जो दूसरा है वो है द ग्रेट डिपार्चर ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध निकलते हैं, डिपार्चर करते हैं, ठीक है, तब का ये इमेज है, अमरावती में सिचुएटेड है ना। जो हमारा नेक्स्ट साइट है वो है हमारा सांची। ठीक है, अब हम देखते हैं सांची के बारे में। तो ये सांची कहाँ पे लोकेटेड है? ये मध्य प्रदेश के रेजन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर मैप में देखें तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश और ये जो एरिया है यहाँ पे सांची लोकेटेड है। ये सांची ये इंडिया में जितने भी बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब बोला जाए भारत में जितने भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड जितने भी स्मारक हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स बने हैं, उसमें से ये एक है सांची का स्तूप। ठीक है, ये इसमें बुद्ध की सिर्फ लाइफ के एक इवेंट के बारे में ना बता करके बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। मौर्यन एम्पायर जो अशोका थे, ठीक है, अशोक सम्राट, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। 3rd सेंचुरी BC में ये स्टार्ट हुआ था। अशोका का मानना था कि वो एक ओरिजिनल स्तूप बनाए और साथ ही साथ यहाँ पे एक अशोका कॉलम भी है। इस साइड पे एक मोनोलिथिक पत्थर है जिसमें अशोकन इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये जो सांची का स्तूप है इसको सिर्फ रॉयल डायनेस्टी से साथ साथ इसको जो बाकी भक्त लोग होते थे उनसे भी इनको पैट्रोनेज मिलता था। ठीक है, फंडिंग्स मिलती थी। जो भी रॉयल डायनेस्टीज से जैसे कि शुंगा हो गए, सतवाहनास हो गए, जो कि अशोका पीरियड के बाद आए थे, ठीक है, मौर्यन पीरियड के बाद आए थे, उनके साथ साथ जितने भी डेवोटीज़ वगैरह होते थे, भक्त लोग होते थे, वो भी इसको पैट्रोनेज करते थे। सांची के कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत सारे स्तूप देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे ये बहुत ही वाइड एरिया में फैला हुआ है और बहुत सारे स्तूप है यहाँ पे, गुंबद है यहाँ पे। लेकिन उसमें से 3 जो स्तूप है वो ईज़िली दिख जाते हैं और लोग उसको ईज़िली देख लेते हैं बोला जाए तो। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, ये बहुत ही लार्ज साइज़ के हैं और इसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व रखा गया है। और बाकी जो स्तूप हैं वो थोड़े छोटे हैं साइज़ में। ठीक है, जो स्तूप फर्स्ट है, देखो इसको स्तूप फर्स्ट क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो जितने भी स्तूप है भारत में उसमें से जो सांची का स्तूप है उसको सबसे ऊपर रखा गया, एकदम पहले नंबर पे रखा गया, इसीलिए इसको स्तूप फर्स्ट बोला जाता है और इसको ग्रेट स्तूपा के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रेट स्तूपा के एक्सकवेशन में हमें कुछ भी अवशेष देखने को नहीं मिला, बट फिर भी आर्किटेक्चरल टर्म में ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, एलोबोरेटेड है ना। जो इसकी डायमीटर है पूरे स्तूप की वो 36.60 मीटर
पूरी इसकी डायमीटर है और जो इसका हाइट है बिना रेलिंग और बिना एम्ब्रेला के। एम्ब्रेला क्या है, देखो ये वाला जो रीज़न है ये हो गया आपका स्तूप, ठीक है। ये ऊपर का जो अंडाकार जो एरिया है और इसके ऊपर ये जो 3 दिख रहे हैं ना, ये आपका अम्ब्रेला है, ठीक है। तो ये जो अम्ब्रेला इसको हटा करके जो इसकी पूरी हाइट है वो 16.46 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ आपको एक ब्रिक स्तूपा भी देखने को मिल जाएगा जो कि, और ये सारा क्या अशोका के द्वारा बनाया गया है। साथ ही साथ स्तूपा के सराउंड में स्टोन रेलिंग है जिसको वेदिका बोला जाता है। जो ये वाला जो है रेलिंग है इसको वेदिका बोला जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 तोरानास देखने को मिलेंगे, मॉन्यूमेंटल गेट्स बहुत अच्छे तरीके से सजाए गए हैं, चारों दिशाएं में बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी कार्विंग्स की गई है, बुद्ध से रिलेटेड, उनके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी कार्विंग्स यहाँ पे की गई है। तो ये 4 है और ये सिर्फ ग्रेट स्तूपा में ही है, जो स्तूप फर्स्ट है उसी में ये 4 गेट यहाँ पे दिए गए हैं। और ये जो चारों गेट है ये सतवाहनास के टाइम पीरियड में बनाया गया है, ठीक है। ये जो जितने भी कार्विंग्स इसमें बनाई गई है ये गेट पे, वो कार्विंग्स में आपको कौन कौन से सीन देखने को मिलते हैं, जातकाज स्टोरीज जो है जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है उसके बारे में देखने को मिलता है। बुद्धा के जो लाइफ की जो भी सीन होगी, जो भी पीरियड होगा उसके बारे में देखने को मिलेगा। और बुद्धिज़्म की इतिहास से रिलेटेड कुछ भी जो सीन है वो आपको इस कार्विंग्स में देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखो इमेजेस दी गई है। जो यहाँ पे पहला इमेजेस है वो है द ग्रेट स्तूपा सांची। ये सांची का इमेज है। ये वाला जो गेट है, ये दरवाज़ा है, इसमें पूरे कार्विंग्स की गई है। और ये वेदिका वाला पार्ट है, ठीक है। ये रेलिंग्स है, देखो ये दरवाजे पे कितने अच्छे तरीके से कार्विंग्स की गई है, ठीक है। तो ये है। यहाँ पे देखो 2 इमेजेस और दी गई है। जो पहला इमेज है देखो इसमें क्या है, एक लेडी ऐसे सोई हुई है। और ये लेडी कौन है, ये लेडी एक्चुअली बुद्ध की माँ है। वो उस समय सपना देख रही है कि उनके सपने में एक वाइट हाथी आता है, एलिफेंट आता है और उन्हें कमल का फूल दे करके जाता है। जब बुद्ध पैदा होने वाले थे ना, तो उनकी जो माता थी उनके सपने में ऐसा एक वाइट एलिफेंट आता है और उनको कमल का फूल दे करके जाता है। तो इस तरीके का जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे कार्विंग की गई है, देखो इमेज अच्छे तरीके से। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो किंग प्रसेनजीत थे, कोशाला के जो किंग प्रसेनजीत थे, ये देखो ये किंग है, घोड़े पे बैठा है, बाकी जो इनके दासियाँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हैं सांची में, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा इमेज इंस्क्रिप्ट किया गया है, कार्विंग की गई है, ठीक है ना। अभी हमने ग्रेट स्तूपा के बारे में देखा, द स्तूपा फर्स्ट। अब हम देखते हैं इस स्तूपा के लिस्ट में जो दूसरा नंबर का स्तूपा है उसके बारे में। ये जो दूसरा नंबर का स्तूपा है ये मेन कॉम्प्लेक्स से थोड़ा दूरी पे, ठीक है। इसमें वेदिका तो है लेकिन इसमें वो जो दरवाजे थे जो कार्विंग से पूरे सजे हुए थे वो नहीं है। और यहाँ के एक्सकवेशन में हमें जो बुद्धिस्ट टीचर्स थे जो बुद्धिज़्म पढ़ाते थे, बताते थे, उनके कुछ अवशेष देखने को मिले। इन अवशेष में क्या होते थे, जो भी वो बुद्धिस्ट टीचर थे उनसे जुड़ी जो भी वस्तुएं होती थी, और बोल सके तो उनके बॉडी के जो भी पार्ट जब वो मर गए थे या फिर राख वगैरह, ये सारे जो अवशेष थे ये यहाँ हमें स्तूप में देखने को मिला। जो तीसरा स्तूप था उसमें हमें सरीपुत्रा और मौद गलायाना, ये जो 2 डिसिपल्स थे बुद्धा के, 2 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनके जो अवशेष है ये देखने को मिले। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे लार्ज मोनेस्ट्री का भी रिमेन्स देखने को मिला। सांची में देखो एक चीज़ और यहाँ पे बताया गया है, सांची के बगल में ही विदिशा थी, ठीक है। विदिशा जो टाउन था यहाँ पे बहुत सारे धनी लोग रहते थे। तो सांची एक व्यापार का रास्ता भी था, बहुत इंपॉर्टेंट व्यापार का रास्ता था एंशिएंट टाइम पीरियड में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे डोनेशन के बारे में बताया गया, किन लोगों ने कितना यहाँ पे डोनेशन दिया, कितना फंडिंग दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई है। ये जो सांची का स्तूप है ये 13th सेंचुरी सी तक बहुत फ्लरिश्ड हुआ, बाद में ये थोड़ा सा गुमनाम हो गया था। लेटर पीरियड में जो जनरल टेलर थे, ठीक है, 19th सेंचुरी में उन्होंने इसे डिस्कवर किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये सांची का जो स्टोरी था ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो आर्कियोलॉजी है वो सिर्फ एंशिएंट पीरियड में सीमित नहीं है। मतलब बताया जा रहा है एंशिएंट पीरियड में जितनी भी हमें एक्सकवेशन देखने को मिला ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, लेटर पीरियड में भी बहुत सारे ऐसे साइट है जो कि एक्सकवेट किए गए थे। और इसमें जो नाम दिए गए साइट के वो क्या है, लालकोट हो गया, विजयनगर हो गया, ठीक है,
ये जो एक्सकवेशन थे लाल कोट में, मेहरौली में, दिल्ली में, ये हमें दो कल्चरल पीरियड्स बताते हैं। दो पीरियड्स कैसे? जो फर्स्ट पीरियड है वो बताया गया है कब से कब तक का, 11th सेंचुरी के मिडिल से लेकर के 12th सेंचुरी सी तक का, जब ख़त्म हुआ तब का ये पहला पीरियड था, इस समय एक्सकवेशन हुए। और जो दूसरा पीरियड है उसमें क्या क्या चीज़ें बनी, तो यहाँ पे देखो दूसरा पीरियड के बारे में क्या बताया गया। ये जो दूसरा पीरियड था ये अर्ली सल्तनत पीरियड से बिलोंग करता था, जो कि 12th सेंचुरी का जो एंड था तब से स्टार्ट हुआ था एंड 14th सेंचुरी के एंड तक ये चला था। जो फर्स्ट तुर्क सुल्तान थे उन्होंने लाल कोट एरिया को अपना कैपिटल बनाया था, जिसको आज के टाइम की पुरानी दिल्ली कही जाती है। ठीक है, विजयनगर में जब एक्सकेवेशन किया गया जो मिडाइवल विजयनगर का जो पार्ट था वो भी एक्सकेवेट किया गया हम्पी कर्नाटक में। ठीक है, विजयनगर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड विजयनगर मेट्रोपॉलिटन सर्वे, ये दो लार्ज स्केल आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट थे जो कि फोकस किया गया था विजयनगर के रिसर्च पे। ना यहाँ पे हमारा चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म होता है। तो यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर था ये ख़त्म होता है। यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 2 है, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, इससे इसके आंसर से रिलेटेड सजेशन चैप्टर के एंड में दिया गया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम देखते हैं अब समरी, थोड़ा सा समरी का पार्ट है ये देख लेते हैं, फिर चैप्टर को एंड करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि आर्कियोलॉजी हमें हेल्प करती है कि पास्ट को किस तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, हमें एक्सकवेशन करने का तरीका पता चला, बहुत सारे डाटा हमें उसमें देखने को मिले। ठीक है, एक्सकवेशन के बाद हमें आर्टिफैक्ट्स एंड इको फैक्ट्स देखने को मिला। ठीक है, एक्सकवेशन के बाद बहुत सारे ऐसे मेथड्स थे जिससे कि हम एविडेंस को स्टडी करते थे, एनालाइज करते थे। ठीक है, और ये जो मेथड्स था ये हमें हेल्प करता था कि हम एविडेंस का टाइम पीरियड को समझ सके, जान सके, जो पास्ट ह्यूमन बिहेवियर था उसको समझ सके, एंशियंट टाइम का जो सेटलमेंट्स था वो कैसा था वो देख सके, किस तरीके से प्रोडक्शन होता था, पास्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या थी, ट्रेड कैसे होता था, एक्सचेंज कैसे होता था, लोग क्या खाते थे, किस तरीके से लोग रहते थे। ठीक है, सोशल स्टेटस कैसा था, रिलीजन कैसा था, रिचुअल कैसा था, ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलता था डिफरेंट एनालिसिस से। ठीक है, डिफरेंट मेथड से। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताया गया है कि आर्कियोलॉजी सिर्फ एंशियंट पीरियड तक सीमित नहीं थी। ठीक है, जो बाद के मिडाइवल और लेटर पीरियड थे उस समय के जो साइट्स थे वहाँ भी एक्सकवेट किया गया, वहाँ भी आर्कियोलॉजी के हेल्प से हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमें जो नई नई तरीके थे और बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन था वो देखने को मिला। तो गाइस यहाँ पे ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट ख़त्म हो गया है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर 3 देखेंगे। तो गैस यहाँ पे इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही और रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।